हेलो, दिस इज़ विश्वास कुमार। पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे कि एस्टिमेट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होती है, एस्टिमेट हम लोग को क्यों जरूरी है। एस्टिमेट दो टाइप के होते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, एक डिटेल्ड एस्टिमेट। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जो करते हैं वो हमको करने से पहले पता चल जाता है कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट का टेंडर निकला हुआ है, उसका अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट अगर हम करेंगे तो हम पता कर पाएंगे कि उसका अगर कितना बजट है, उसके हिसाब से हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। टेंडर में 1 से 2% इनकम मनी देना पड़ता है। तो अगर मेरा प्रोजेक्ट का एस्टिमेट ही बहुत ज़्यादा है, हम उतना फाइनेंशियल पोजीशन पे नहीं है कि उस प्रोजेक्ट या उस वर्क को कर पाएंगे, तो हमको पता करना पड़ेगा ना पहले कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट उसका है क्या। इसलिए अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ हमको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट करके। तो देखते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या है। दिस इज द एस्टिमेट इज प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वर्क और प्रोजेक्ट। इट डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन या अप्रूवल बाय द कंपटीशन अथॉरिटी ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो हम लोग ये बात कर चुके कि क्या होता है, एस्टिमेशन क्यों जरूरी है। और देखते हैं द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क। जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर किया जाता है, ये बताना चाह रहा है। जैसे देखते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग को आदत हो जाता है, जैसे कि शादी का ही खर्चा बताना हो तो उन लोग को आदत हो गया है, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कि वो बता सकते हैं, तो वो अप्रॉक्स बता सकते हैं कि शादी में कितना खर्चा आएगा। उसी तरह एक एग्जांपल से समझते हैं कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग फॉर 100 स्टूडेंट एट द रेट RS 10,000 पर स्टूडेंट वर्क आउट एस 10 लाख। तो कैसे आया, तो अप्रॉक्स कॉस्ट है कि एक 100 बेड्स के लिए हमको एक हॉस्टल बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है, जिसका पर बेड का रेट कितना है, 10,000 है। तो हम लोग निकाल सकते हैं ना कि इससे 100 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 लाख आ जाएगा। ये हुआ मेरा अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। उसी तरह अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 10 बेड हॉस्पिटल एट 50,000 पर बेड कम्स टू बी 50 लाख। इसी तरह अब देखते हैं कि जो टाइप्स है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, इसके अंदर भी कुछ सब डिविजन्स हैं। तो क्या क्या है टाइप्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का। तो फर्स्ट आता है प्लिंथ एरिया मेथड। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज कैलकुलेटेड बाय द फाइंडिंग प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग एंड मल्टीप्लाइंग प्लिंथ एरिया रेट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। प्लिंथ एरिया मस्ट नॉट इंक्लूड द एरिया ऑफ कॉर्टयार्ड। उसके बाद ओपन पैसेज, दिस इज लेस का एक्यूरेट मेथड। तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो हम लोग प्लिंथ एरिया मेथड में क्या करते हैं कि जो प्लिंथ एरिया मेरा होता है उसके और प्लिंथ एरिया जितना है उसको प्लिंथ एरिया रेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी यही है। जैसे अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग इनटू रेट ऑफ प्लिंथ एरिया इन अ सिमिलर लोकेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो प्लिंथ एरिया है हम किस तरह निकालते हैं। मान के चलिए द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ, किसी बिल्डिंग का एक प्लिंथ एरिया 100 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, तो 900 पर स्क्वायर मीटर का हमको अगर खर्च लग रहा है तो हम पूरा अप्रॉक्स एस्टिमेट निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 19,000 आ जाएगा। उसी तरह का नेक्स्ट हमारा है क्यूबिक कंटेंट मेथड। तो इन दिस मेथड द वॉल्यूम और क्यूबिक कंटेंट ऑफ अप्रूवल बिल्डिंग इन वर्क आउट एंड मल्टीप्लाइंग बाय द रेट पर क्यूबिक वॉल्यूम। हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्यूबिक कंटेंट ऑफ प्रपोज बिल्डिंग जो होता है उसको रेट पर क्यूबिक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा से हमारा क्यूबिक कंटेंट मेथड निकल जाता है। और ये जो क्यूबिक कंटेंट मेथड है ये हमारा सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है किसमें, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में। देखिए, दिस इज अ मोर एक्यूरेट मेथड इन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। Cubic content is calculated by L into B into H. Foundation, plinth and parapet above roof are not taken into account in this method. तो क्यूबिक कंटेंट है मतलब कि वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो वॉल्यूम में कितने होते हैं, 3 यूनिट आना चाहिए, तो यह इसीलिए लिया गया है L into B into H। तो इसमें एक जो है कि फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ हो गया, पारापेट्स हो गया। पारापेट समझते हैं ना, छत के ऊपर जो वाल दिया जाता है सुरक्षा के लिए, वो पारापेट हुआ। एवोव रूफ एंड नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन दिस मेथड। इस मेथड में हम लोग ये सब नहीं इंक्लूड करते हैं। तो अप्रॉक्स एक कॉस्ट जो होता है क्यूबिक कंटेंट ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग इनटू रेट पर क्यूबिक वॉल्यूम, ये हो गया मेरा क्यूबिक कंटेंट मेथड के द्वारा। तो एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ क्यूबिक कंटेंट ऑफ 400 क्यूबिक का एक वॉल्यूम है मेरा बिल्डिंग के लिए, तो 180 पर क्यूबिक लग रहा है हमको खर्चा, तो टोटल कितना खर्चा लगेगा डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं 72,000। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस यूनिट मेथड। तो सर्विस यूनिट मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड द यूनिट क्वांटिटीज ऑफ स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ द पार्टिकुलर यूनिट। सर्विस यूनिट मेथड में है कि मान के चलिए किसी भी प्रकार का हम लोग वैसे यूनिट को इस मेथड से वैसे को निकालेंगे जिसका
किसी पे आधारित हो, जैसे कि मान के चलिए बिल्डिंग, स्कूल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, स्टेडियम बनाना हो, वाटर टैंक बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, तो इस प्रकार का किसी भी हो तो क्या है कि अगर स्कूल बनाना तो स्कूल किस पे बनता है, हमारा क्लासरूम या बेंच के हिसाब से बनता है कि कितना क्लासरूम का स्कूल होगा या कितना बेंच का स्कूल होगा, बनाना पड़ेगा। हॉस्पिटल बनाना है तो उसका क्या होगा, यूनिट। हम पर बेड के लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, सुने ही होंगे आजकल कोविड में कि 100 बेड के लिए एक कोविड सेंटर तैयार किया गया, 150 बेड्स के लिए एक कोविड सेंटर तैयार किया गया। तो वो क्या है, वो यूनिट बता रहा है कि हॉस्पिटल जो तैयार किया गया है वो उसका यूनिट है पर बेड। उसी तरह स्टेडियम या थिएटर जो हो गया उसमें हम लोग सीट के आधार पर उसको डिज़ाइन करते हैं। वाटर टैंक जो हो गया, वो पर लीटर कितना पानी वाटर टैंक अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें कितना लीटर लेगा, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए ये यूनिट हो गया डिज़ाइन। अब ब्रिज अगर डिज़ाइन करना होगा तो पर स्पैन की कितना लेंथ के लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। ये आ गया मेरा सर्विस यूनिट मेथड में। नेक्स्ट देखते हैं टाइपिकल बे मेथड। बे इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, कॉस्ट पर बे इज कैलकुलेटेड एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बेज। तो क्या देखते हैं, मान के चलिए कोई एक बिल्डिंग है, इसका सपोर्ट टू सपोर्ट हम लोग सेंटर टू सेंटर जो लेते हैं उसको बे बोलते हैं। बे को हम लोग जनरली स्पान भी बोल सकते हैं। जैसे ये रेलवे प्लेटफॉर्म, फैक्ट्री सेट्स, इंडस्ट्रियल सेट्स, बिल्डिंग फ्रेम्स, ये सब में ज़्यादातर यूज होता है। तो समझिए टाइपिकल बे मेथड में जनरली हम लोग इसमें लेते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट का। इसमें जो जनरली एग्जाम्पल हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो है रेलवेज है, प्लेटफॉर्म्स है, फैक्ट्री सेट्स है, इंडस्ट्रियल सेट्स है और बिल्डिंग फ्रेम्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं cost from material and labor. Here in this method the approx quantity of material and labor required per square meter of the plinth area for proposal building are worked out arbitrarily, also with the help of equations developed by the Central Building Research Institute रुड़की, CBRT जिसको बोलते हैं, and approx quantity are found out। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं साइट प्लान का। तो साइट प्लान जनरली होता क्या, साइट प्लान इट इज द प्लान ड्रॉन for a particular construction showing its position with respect to approaching road, main market and other permanent features in the populated area। मान के चलिए किसी भी साइट प्लान, अगर किसी जगह पे हमको एक बिल्डिंग तैयार करना है तो उस पर हम लोग फर्स्ट ऑफ साइट प्लान करते हैं कि वहाँ पे जाएंगे, उस जगह पे जहाँ पे हमको बिल्डिंग बनाना है, वहाँ से देखेंगे कि वहाँ से मार्केट कितना दूर है, वहाँ से मेन रोड है सो वो कितना दूर पे है, कौन से डायरेक्शन पे है, हमारे जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो हम लोग उसमें देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, परमानेंट फीचर्स क्या क्या, और उसमें देखेंगे कि हम जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे फ्यूचर में वो डेवलप होने वाला है भी या नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा साइट प्लान में। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लिंथ लेवल का। तो प्लिंथ लेवल क्या, प्लिंथ एरिया क्या था, सॉरी प्लिंथ एरिया है। प्लिंथ एरिया क्या होता है, द बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। किसी भी स्टोरी में वो बिल्ट अप एरिया है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया उसको बोलेंगे जितना पे हमारा जो मान के चलिए पूरा एक प्लान है उस पर कितना पे बना है, कैसे समझाएंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा है पूरा ये प्लान है, प्लॉट है मेरा, पूरा ये प्लॉट है, ये हम खरीदे हैं। अब इसके अंदर में हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये जो बनाए वाल दिए हैं, ये जो इतना में मेरा कंस्ट्रक्ट हुआ है बिल्डिंग, तो ये जो इतना में कंस्ट्रक्ट हुआ है कि जितना एरिया हमको कवर्ड किया है कंस्ट्रक्शन में वो मेरा कहलाएगा प्लिंथ एरिया। ये हो गया समझ में। अब देखिए क्या है कि वाल एरिया, पोर्च, इंटरनल शॉप्स, डक्ट्स, लिफ्ट, स्टेयरकेस रूम, मशीन्स रूम etc आर इंक्लूडेड। हम लोग प्लिंथ एरिया में ये सब इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर पोर्च, एक्सटर्नल स्टेयरकेस, टेरेस एट फर्स्ट फ्लोर, एडिशनल फ्लोर फॉर सीटिंग इन असेंबली बिल्डिंग, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स, ये सब हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया the covered area of the usable space of rooms at any floor, it is measured between wall to wall within the building। कारपेट एरिया वो एरिया है जिसमें हम जितना एरिया हम यूजेबल कर सकते हैं, वॉल टू वॉल एरिया, वॉल टू वॉल जितना भी डिस्टेंस होगा मेरा वो कहलाएगा कारपेट एरिया। मान के चलिए ये मेरा पूरा प्लॉट है, दिख रहा है ये प्लॉट है पूरा। अब यहाँ पे मैंने हम बिल्डिंग बनाया, ये जो है वॉल है, तो वॉल के अंदर से अंदर तक का जितना डिस्टेंस हम लोग स्पेस जितना है हम लोग जितना यूज कर रहे हैं वो कहलाएगा कारपेट एरिया। It is the sum of the actual area of the rooms where you can carpets. Flooring are the not included in the carpet area। अब carpet area में क्या क्या नहीं इंक्लूडेड होता दिखते, वॉल एरिया नहीं इंक्लूडेड होता क्योंकि वॉल एरिया को हम लोग वॉल के अंदर से ही लेते, तो ये वॉल एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होगा। फिर बरामदा इंक्लूड नहीं होगा, कॉरिडोर एंड पैसेज इंक्लूड नहीं होगा, एंट्रेंस हॉल एंड पोर्च, स्टेयर केस एंड स्टेयर कवर्ड, लिफ्ट, सॉफ्ट एंड मशीन रूम फॉर लिफ्ट, बाथरूम एंड किचन एंड पेंट्री, स्टोर, कैंटीन, एयर कंडीशनिंग, डक्ट एंड प्लांट रूम, सॉफ्ट फॉर सैनिटरी पाइपिंग, ये जितना भी बात किए ये इंक्लूड नहीं होता है कारपेट एरिया। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल। प्लिंथ एरिया जितना है उसमें हम लोग एरिया ऑफ वॉल माइनस कर देंगे तो वो हमारा फ्लोर एरिया कहलाएगा। इट इज द प्लिंथ एरिया एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ द वॉल।
नेक्स्ट देखते हैं सेट बैक एरिया। सेट बैक कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड। ये ओपन स्पेस रिक्वायर्ड अराउंड एनी बिल्डिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो म्युनिसिपल रेगुलेशंस मार्क इट मैंडेटरी for a specific distance to be maintained between a building and the boundary of the plot on which the building is being constructed on in order to keep it away from roads, water bodies or other buildings। ये हो गया मेरा सेट बैक एरिया। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलेशन एरिया। एरिया दैट इज हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ पीपल थ्रू अराउंड एंड बिटवीन बिल्डिंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्ट इन्वायरमेंट। सर्कुलेशन से ही समझ में आ रहा है मूवमेंट। तो एरिया दैट हेल्पफुल इन अ मूवमेंट ऑफ अ पीपल थ्रू अराउंड द बिटवीन द बिल्डिंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग इन्वायरमेंट, जिसमें लॉबीज हो गया, कॉरिडोर हो गया, स्टेयर हो गया, लिफ्ट हो गया, लैंडिंग हो गया, etc। ये आ जाएगा मेरा सर्कुलेशन एरिया। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। तो फ्लोर एरिया रेशियो जो है वो जनरली क्या होता है, ये होता है टोटल बिल्डिंग फ्लोर एरिया जितना है मेरा, उसको ग्रोस प्लॉट एरिया से डिवाइड कर देते हैं, वो मेरा हो गया फ्लोर एरिया। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे इस फॉर्मूला में, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल बिल्डिंग फ्लोर एरिया टू द ग्रोस प्लॉट एरिया। The floor area ratio is the relationship between the total amount of usable floor area that a building has or has been permitted to here and the total area of the lot on which the building stands. The ratio determined by dividing the total or gross floor area the building by the gross area of the lot। तो हम लोग देख लिए कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। एक अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं, अच्छा से समझ में आ जाएगा कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या है। मान के चलिए मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो फॉर अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग विथ प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर मीटर एंड फ्लोर एरिया 500 स्क्वायर मीटर। हमको फ्लोर एरिया रेशियो निकालना है। हमको प्लॉट एरिया दिया हुआ कितना 1000 स्क्वायर मीटर और फ्लोर एरिया दिया हुआ 500। तो हम लोग क्या देखें, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, बिल्डिंग फ्लोर एरिया बाय प्लॉट एरिया बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर मीटर है और फ्लोर एरिया 500 स्क्वायर मीटर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि FAR जो है टोटल बिल्डिंग फ्लोर एरिया बाय ग्रोस प्लॉट एरिया होता है। तो हम लोग 500 को 1000 से डिवाइड देंगे, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मेरा आ जाएगा फ्लोर एरिया रेशियो। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द FR फॉर अ 4 स्टोरी बिल्डिंग विथ प्लॉट एरिया 4000 स्क्वायर मीटर एंड फ्लोर एरिया 500 स्क्वायर मीटर। प्लॉट एरिया मेरा दिया हुआ है 4000 स्क्वायर मीटर, फ्लोर एरिया दिया हुआ है 500 स्क्वायर मीटर और नंबर ऑफ स्टोरी दिया हुआ है 4 नंबर ऑफ स्टोरी है। तो हम लोग FAR निकाल देंगे कि जो मेरा फ्लोर एरिया कितना है 500 है और स्टोरी कितना है 4 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा टोटल फ्लोर एरिया निकल जाएगा। जब टोटल फ्लोर एरिया निकल जाएगा उसको डिवाइड दे देंगे प्लॉट एरिया से, तो मेरा FAR निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग 500 इंटू 4 किए हैं, डिवाइड बाय 4000 किए हैं, आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये हो गया मेरा फ्लोर एरिया रेशियो। अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का। देखिए, prepare an approximate estimate building project with a total plinth area of the wall building 100,000 square meter and from following data determine the total cost of a building project। एक हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है जिसका कितना है, बिल्डिंग एरिया कितना दिया हुआ है, टोटल प्लिंथ एरिया दिया हुआ कितना 1000 स्क्वायर मीटर। अब बोला है हमको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकाले, क्या क्या दिया हुआ है, प्लिंथ एरिया रेट दे दिया है 5000 पर स्क्वायर मीटर और एरिया कितना है 1000 स्क्वायर मीटर। तो हम लोग क्या पढ़े थे, प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकल जाता है। तो ये निकाल लेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एट द रेट 8% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। हम लोग फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टील कितना एस्टिमेशन कितना हम लोग को लगता है, तो वही दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, ये सब हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बोला है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हम लोग निकाल लेंगे। बहुत जगह यहाँ पे दिक्कत होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि मान के चलिए 8% ऑफ टोटल बिल्डिंग कॉस्ट, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें नहीं जोड़, जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। चलिए, कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकली इंस्टॉलेशन इच 7.1/2 परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और कंटीजेंसी 3% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट है। तो देखिए गिवन क्या दिया हुआ, प्लिंथ एरिया दिया हुआ है मेरा, प्लिंथ एरिया रेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकाल लेंगे डायरेक्ट हम लोग इसे। अब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई चार्ज कितना 8% है, तो 8% इसका निकाल लेंगे। 8% हो गया 8/100 इंटू का कितना है, किसका है ये, ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना है जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आ गया। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कितना होगा 7.1/2 प्लस 7.1/2 ये 15 आ जाएगा टोटल बाय 100, इसका परसेंटेज इंटू जितना मेरा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है, तो 15 इंटू 15% हो गया ये टोटल। इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा मेरा। फिर कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्ट 1% है, उसका 1% निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसी 3% है, 3% निकाल, अब टोटल को ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब लास्ट में हम लोग सुपरविजन चार्ज जो 8% हम लोग पढ़ चुके हैं वो ऐड कर देंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकल जाएगा।
इसी प्रकार एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर विथ सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ आउटर वॉल एज 14.7 मीटर इंटू 14.7 मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज सब स्ट्रक्चर इज 0.30 मीटर देन इट्स प्लिंथ एरिया इज। तो एक में हमको पूरा दिया हुआ है डायमेंशन, कितना दिया हुआ है, सेंटर लाइन डायमेंशन दिया हुआ है, सेंटर लाइन यहाँ से सेंटर लाइन से 14.75 और यहाँ से 14.7 और इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है, इसका पूरा थिकनेस है कितना है 0.30, ये टोटल का है, इसका हाफ यहाँ से लिया गया है ये और इसका हाफ, तो ये हाफ और हाफ कितना हो गया 0.3 ही हो जाएगा, इतना ही टोटल हो जाएगा लास्ट में। तो इसीलिए हम लोग वन साइडेड डायमेंशन अगर इसका देखने की पूरा डायमेंशन ही कितना होगा हमको निकालना क्या है, अ प्लान ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर विद द सेंटर लाइन डायमेंशन देन इट्स प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया निकालना है। तो प्लिंथ एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि जितना भी प्लिंथ एरिया है उसको, प्लिंथ एरिया कितना होता है, प्लिंथ एरिया होता है क्या कि जितना कवर्ड एरिया है बिल्डिंग का वो होता है प्लिंथ एरिया। तो कितना कवर्ड एरिया जितना है हम टोटल एरिया को निकालेंगे, तो एक साइड का जितना एरिया है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड का एरिया को निकल जाएगा हमारा प्लिंथ एरिया। तो एक साइड का एरिया कैसे, एक साइड का डायमेंशन हम लोग कैसे पता करेंगे, इसका इतना है, इसका हाफ, यहाँ 0.3 का हाफ होगा, 0.3 का हाफ होगा, तो टोटल फिर आ जाएगा 0.3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 15 मीटर आ जाएगा, प्लिंथ एरिया निकाल लेंगे, इसका 15 मीटर, इसका भी इस साइड का भी 14.7 है तो इसका भी उतना ही आएगा, ये भी सेंटर टू सेंटर लिया गया इसलिए गया, इसका आंसर आ गया 225 मीटर स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट है द प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर विद सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ द आउटर वॉल इतना इतना एंड थिकनेस ऑफ द वॉल द सुपरस्ट्रक्चर इतना, द कार्पेट एरिया, इसमें कार्पेट एरिया निकालना है। कार्पेट एरिया क्या होता है, वॉल टू वॉल डिस्टेंस को कार्पेट एरिया बोलते हैं, वॉल टू वॉल जितना रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर, तो यहाँ से कितना गया ये माइनस कितना हुआ, -0.3/2 और -0.3/2 होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 0.3 ही आ जाएगा। इसीलिए टोटल जितना लेंथ है उसमें 0.3 माइनस कर दिए हैं। इसी तरह इधर का जो लेंथ है और इधर का लेंथ है दोनों में 0.3 माइनस कर दिए हैं, फिर जितना हो गया ये आ गया मेरा कार्पेट एरिया आ गया। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा, पूरा इजी है, दिख रहा होगा। एक और क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, सारा सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। और एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप जितना बताएं उतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब सब खत्म, टाटा बाबा।